जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसका जो सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो भी कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था। और आज का हमारा जो प्रेजेंट का जो तीसरा भाग है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम बेसिक्स से आराम से जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बेसिक्स बातें वो आज की क्लास के अंदर करेंगे। और आज की क्लास में 20 या 25 मिनट के अंदर अंदर हम प्रेजेंट जो आपका परफेक्ट टेंस है उसका बेसिक्स पूरा कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको जो दूसरी दो आपने क्लासेज आगे देखी वो अच्छे से समझ में आई होगी। और आज का ये थर्ड लेसन है एंड थर्ड पार्ट है टेंस का, तो इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। और जल्दी हम जो 12वीं क्लास के ऊपर जो लास्ट हमारी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्लास होगी और उस क्लास के साथ हमारा जो टेंस का जो भी बेसिक्स है वो खत्म हो जाएगा। तो वो भी क्लास हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप धीरे धीरे इन क्लासेज को करते जाइए। पहले आप प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम पास्ट को पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्यूचर की ओर। तो एक एक दिन प्रत्येक दिन एक एक क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर केवल और केवल हम प्रेजेंट परफेक्ट आपका जो टेंस है उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए बस कि कौन कौन सी बातें हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको शुरुआत में जब हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत की बेसिक क्लास थी वो 1 घंटे के समथिंग हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर हमने जो टेंस के 4 पार्ट्स थे उसको भी आराम से एनालिसिस किया, साथ ही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी देखा था। तो क्योंकि शुरुआत में कोई भी आप चैप्टर का जब बैकग्राउंड जानते हो तो पहली क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आप ज्यादातर कोशिश करते हो बेसिक को कवर करने की। हमने जो सारा का सारा बेसिक्स था वो कवर कर लिया था। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी वर्ब प्लूरल होती है, साथ ही मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको कौन सी फॉर्म कहते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते थे, प्रेजेंट टेंस में आती है। इस हिंट से आप याद कर सकते हो। यदि आपको कहीं भी मेन वर्ब, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, जैसे मान लो इजारम पता है और आपको ये पता नहीं कि इजारम के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, तो आप जान जाओगे कि इजारम मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान है, ठीक है ना। रहा है, रही है, रही, कल की क्लास के अंदर देखा। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो ये बताती है और उसी को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं और वो ये बताती है कोई भी काम जारी है। तो इसीलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग आपका कौन सा टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अब मेरी बात सुनिए, वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है उसे बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। तो हम जितने भी परफेक्ट पढ़ेंगे, आज हम प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम पास्ट के परफेक्ट पर भी पहुंच चुके होंगे। उसके बाद में हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, तो उन सभी के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को आपको मिलती है, ठीक है ना। तो आज हेडिंग डाल दीजिए आप। और आज की टेंस का नाम क्या, हमारी तीसरी क्लास है टेंस की ओवरऑल। और आज का जो टेंस है हमारा वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आराम से पढ़ेंगे बिना किसी घबराहट के और ना ही जल्दबाजी के। हमें बस केवल पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी और कोई चीज काम है नहीं हमारा। और हमें इस टेंस के बारे में जो बेसिक्स ज्ञान है, जो बेसिक्स पॉइंट है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको रेड से आपको ब्लू से नोट करवा देता हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा क्या होती है इसकी इंग्लिश के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम एडवांस में आएंगे तब इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है वो हमें आपको जानने को मिलेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट से प्रत्येक ईयर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, साथ ही पास्ट परफेक्ट का तो विशेष बहुत ज्यादा योगदान रहता है आपका 10th क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन उससे देखने को मिलता ही मिलता हमेशा, 4 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन। अब आप मुझे सबसे पहले जिन बच्चों ने आज तक भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम पर कुछ नहीं पढ़ा, मैं उनको समझा, इसीलिए मैंने इसलिए चलाई ताकि 12 सेपरेट वीडियो आपको मैं दे दूंगा और 12 सेपरेट वीडियो के अंदर आप कम से कम नॉर्मल जो टेंस का जो बेसिक्स है वो आप कवर कर पाते और साथ ही कवर कर लेंगे। और साथ ही हिंदी का कोई सेंटेंस है उसको यदि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आसानी से आप बिना किसी घबराहट के कर सकते हो। उसी पॉइंट के ऊपर हम विशेषकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे जो पेपर्स है वो थोड़े नजदीक नहीं है, थोड़ा उसमें टाइम है, इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जल्दी कंटिन्यू करेंगे हम एडवांस की क्लासेज। सबसे पहले आप ये लिखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रेजेंट का मतलब विद्यार्थी होता है वर्तमान, आपको पता है, आपने सीखा। परफेक्ट टेंस का परफेक्ट का मतलब होता है किसी भी काम का पूर्ण हो जाना, मतलब वर्तमान के अंदर कोई घटना पूर्ण हुई हो, वर्तमान के अंदर कोई कार्य कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। एनी एक्शन है ना, हैज डन रिसेंटली। डन रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल के अंदर कोई घटना पूरी हुई है, ठीक है ना। तो उसी को किसके अंदर रखते हैं? इट्स कम्स अंडर पास्ट, इट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो किसके अंदर आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। उसी प्रकार से फ्यूचर में कोई काम फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। पास्ट में कोई काम पूरा हुआ था किसी एक समय से पहले तो वो किस में आएगा? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। उसी प्रकार से वर्तमान में हाल फिलहाल में कोई घटना पूरी हुई है तो वो कौन से टेंस में आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। सभी टेंस को आपस में रिलेट करके चलना है, क्योंकि सभी टेंस के जो भाग होते हैं वो सभी के पार्ट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आई बात? और प्रत्येक टेंस के भाग कितने होते हैं विद्यार्थी? 4। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आप इसका मतलब तो समझ गए। वर्तमान समय में कोई घटना का पूरा होना, वर्तमान समय में किसी कार्य का पूरा होना, वो किसके अंदर आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। एडवांस में पढ़ोगे, मैं इसकी परिभाषा इंग्लिश में और हिंदी में 2 आपको लिखवा दूंगा। केवल आप यहाँ ये ध्यान रखिए कि मतलब वर्तमान के अंदर कोई घटना पूरी हुई है। जैसे मैं कहता हूँ राम खाना खा चुका है, ठीक है ना, नया बर्तन धो चुकी है, ठीक है ना, तुम कपड़े धो चुके हो, तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किसी टेंस के अंत में आता है। मतलब हिंदी का कोई ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। सबसे पहले हिंदी की पहचान मैं लिख देता हूं। किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं। हिंदी के किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किसी वाक्य के अंत में आता है तो वह वाक्य बिना किसी संकोच के कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ऐसे तो पहचान होगी ना, क्योंकि आपने अभी तक एडवांस नहीं पढ़ा है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने एडवांस पढ़ा मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने आज तक टेंस के नाम पर कुछ नहीं पढ़ा उनको पहले ये चीजें पता नहीं होगी, इसीलिए उनको बेसिक से अंगुली पकड़वा के हिंदी की मदद लेके धीरे धीरे उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी होगी, क्योंकि लैंग्वेज अंग्रेजी और इंग्लिश लैंग्वेज का दायरा बहुत बड़ा। एक दिन में आप इसको नहीं सीख सकते, आपको बहुत सारी चीजें समय के साथ वेट करना होगा सीखने का, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी की पहचान समझ में आ गई। और इंग्लिश की मैं ये बताता हूं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। क्या होती है विद्यार्थियों? हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ में मेन वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म। मेरा कहने का मतलब यही होता है कि यदि किसी टेंस के अंदर किसी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंग्लिश में आप ऐसे पहचान सकते हो, इंग्लिश का कोई सेंटेंस दे रखा आपको और उस सेंटेंस के अंदर आपने हैज हैव के साथ में हैज या फिर हैव दोनों में से एक आएगा, ठीक है। हैज हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपने उसके अंदर यूज किया हुआ है तो वो सेंटेंस किसका होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इंग्लिश में ऐसे पहचान सकते हो, हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हिंदी का कोई वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके, ये आता है, ठीक है। और भी इसके पहचानने के तरीके, लेकिन विशेषकर मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। चुका हूँ तो ये, या चुकी हूँ तो ये सारे के सारे आते हैं, तो वो वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो बेसिक्स के बारे में बात होगी, पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन बता दी मैंने इनकी। हिंदी का कोई वाक्य जिसके अंदर में चुका है, चुकी है, चुके आ रहा। इंग्लिश का कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हैज हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कंटिन्यू करेंगे आगे कि हिंदी इंग्लिश के किसी सेंटेंस के अंदर हैज हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो वो सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। आई होप इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने 1 से 4 बार में आपने बात कर ली कि हिंदी की पहचान और इंग्लिश की पहचान। अब आगे आप बढ़िए। हैज का जो प्रयोग है, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो आपको एक एक चीज लिखवाना मेरा कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। फिर तो जब हम एडवांस में पढ़ेंगे हिंदी पर बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश में जो चीजें होगी वहां से इंग्लिश में उसको समझेंगे। हैज का प्रयोग सिंगुलर, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था, आपको बताया जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस लगा होता है या कोई मेन वर्ब के अंत में एस लगा होता है विशेषकर वो सिंगुलर ही होती है, ठीक है ना। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है विद्यार्थियों?
जल्दी मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा सिंगुलर और प्लूरल की। जो छोटे बच्चे हैं ना 5वीं 4वीं से लगाकर और आपके 8th क्लास तक के, उनके हमेशा आपको मतलब जो पीएलई पेपर और ईएलई पेपर्स के अंदर साथ ही क्लास टेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर आपको सिंगुलर प्लूरल नाम करके, नंबर नाम करके एक टॉपिक आता है, और विशेषकर उसके अंदर आप किसी भी नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है उसके नियम पढ़ते हो, तो उसकी क्लास ही मैं जल्दी इस चैनल के ऊपर ले लूंगा, ठीक है ना। तो एज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब, एज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और विद्यार्थी जो है उस एव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब बार बार अपन नहीं लिखेंगे प्लूरल की, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। मैंने प्रथम क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझाया कि जो भी सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, वैसे ही, सी और इट, ये 3 कैसे होते हैं? सिंगुलर। और इसके साथ में क्या हो जाए? कोई नाम। नाम क्या होता है? वैसे नाउन ही होता है, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, नाम हमेशा सिंगुलर होता है। आपको भले उस नाउन के अंदर, नाम के अंदर एस लगा होगा, लेकिन वो होगा सिंगुलर। तो इतनी बात समझ में आई। ई, सी, इट और नेम, ये तीनों चारों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ कोई सिंगुलर नाउन। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं एक बार और बता देता। आई को आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर आई को प्लूरल मानना है, क्योंकि आई कहाँ पर प्लूरल रहता है और कहाँ पर सिंगुलर रहता है। फिर भी आई होता है एक वचन ही, लेकिन आई के लिए वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, जिसे वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। और पास्ट टेंस के अंदर आई वर्ब की जगह वाज लेता है। आई के पीछे वर्ब ही लगता है। वो एडवांस की बात है कि जो आपकी मानो की वाली कंडीशन आती है, इमेजिनरी एक्शन, उसमें उसके अंदर आपको है ना, जो अनरियल एक्शन, उसके अंदर आपको आई के पीछे वर्ब लगा हुआ मिलता है। लेकिन आई के पीछे आपको पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर वाज ही लगाना, तो वहां पे उसको समझ लेंगे। आई, वी, फिर विद्यार्थी यू, और फिर कौन सा हो गया? दे। तो आई, वी, यू और दे, ठीक है ना। थोड़ा सा गला बैठा हुआ मेरा, तो इसीलिए आपको आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। आई, वी, यू और दे, और इसके साथ में कोई कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। तो ये कौन से होते हैं? ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इन सब के साथ में हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो आई के पीछे विद्यार्थियों हैव, वी के पीछे भी हैव, यू के पीछे भी हैव, और देव के पीछे भी हैव का प्रयोग करोगे। फिर करोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये नहीं कहा आपको कि हैज है और सदैव हेल्पिंग वर्ब ही होती है। मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों की जो हैज है होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, तभी उसके पीछे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन रट्टा मत मार के जाना। आप सदैव की सर ने ये बताया कि हैज है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत सारी जगह आपको ये लिखने को देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब मेरी बात सुनो, इस सेंटेंस के अंदर आप मुझे ये बताइए कि ये जो हैव है ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। यदि आपने इसका आंसर हेल्पिंग वर्ब गेस किया, आपने माना कि हेल्पिंग वर्ब है, तो आप मुझे बताइए कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर आती है तो वो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आती है। और विशेष के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो अकेली आ ही नहीं सकती। ये बेसिक्स की बात है, मैं बेसिक्स में ही समझाऊंगा, लेकिन यहाँ समझाएंगे थोड़ा सा आप चैप्टर से दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बीच बीच में। अब मेरी बात सुनिए आप कि जो ये है, यदि आपने हेल्पिंग वर्ब माना तो इसके पीछे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये परफेक्ट टेंस होना चाहिए। आप इसके अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी? ये तो सब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और हैव क्या है? मेन वर्ब है। तो जरूरी नहीं है कि हैज है हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हैज है मेन वर्ब का भी काम करती है, क्योंकि ये है होती है ना, ये अलग से वर्ब होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन होती है ना, उसी प्रकार से हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है। ये है ना, हैव ये अपने आप में एक वर्ब होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विद्यार्थी हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, और चौथी फॉर्म होती है हैविंग, और पांचवी फॉर्म होती है आपकी हैज। इसीलिए हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। तो यहीं से आपको समझ में आएगा। जिस विद्यार्थी ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा उसको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जिसने रट्टा मारा उसको वापस प्रॉब्लम होगी। और बार बार बेसिक पढ़ाना संभव नहीं, इसीलिए एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, बार बार इसके अंदर कोई डाउट ना हो, ठीक है ना। हल्का लग रहा होगा बेसिक ये चीजें आपको, लेकिन इन्हीं चीजों के अंदर बाद में आके आप मार खाते हो, तो इसीलिए इनको कवर करो। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है? मैंने, लेकिन मैंने कहा कि आई हैव प्लेड
ए मैच, मैं एक मैच खेल चुका हूँ। अब इस वाक्य के अंदर आप देखोगे ना तो हैज हैव के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैन वर्ब तो ये है, ठीक है ना, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए है क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों की जरूरी नहीं कि हैज हैव है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब ही हो, ठीक है ना। हैज हैव का प्रयोग मैन वर्ब के तौर पर भी किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ सी हैज ए पर्स, उसके पास एक पर्स है, तो यहाँ पर हैज है वो मैन वर्ब होगी। तो अब इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। आपने लिख लिया होगा, वीडियो को रोक के आप इस चीजों को लिख दीजिए अच्छे से, नोट्स बहुत अच्छे से बनाने। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस को कवर करते हैं फटाफट, ठीक है ना। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, देखिए आप जल्दी से। स्ट्रक्चर का मतलब होता है विद्यार्थियों संरचना। संरचना क्या होगी वो देखना आपको, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम, STRUCTURE, कोई भी बिल्डिंग वगैरह भवन वगैरह बना तो उसकी संरचना होती है। तो वाक्य को लिखने में संरचना पहला पॉजिटिव, फिर विद्यार्थी नेगेटिव, और फिर क्या होगा इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मेरी बात सुनिए जल्दी जल्दी, मैं इसको नोट करवाता हूँ आपको। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले विद्यार्थी सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। मैंने एक दिन आपको एक बात बताई थी जो रोज रिवाइज करवाता हूँ कि सभी टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होता है। सभी प्रत्येक टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि प्रत्येक टेंस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, इसीलिए प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, उसमें जरूर होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कल वाली क्लास में पढ़ा उसमें इज आर एम है, और आज वाली क्लास की हेल्पिंग वर्ब हैज है। लेकिन दो ऐसे टेंस है जिनके पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है सभी, ठीक है ना। और नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी विद्यार्थियों, हैज है प्लस नॉट। आप कहोगे सर वो कॉमन स्ट्रक्चर होती है, हेल्पिंग वर्ब लिखवाऊं तो फिर मैं इस हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी थी, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है जब है, तो पर्टिकुलर आप टेंस की स्ट्रक्चर लिखोगे ना तब आपको ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। कॉमन सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखोगे ध्यान लिखता सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। और इंटरोगेटिव सेंटेंस विद्यार्थियों टू टाइप्स के होते हैं, एक यस और नो टाइप्स वाले, जिसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है जो भी बीच पहले आएगा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, यही ध्यान रखना। फिर आएगा विद्यार्थी सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये आपने आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ बस। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप ये जो आपको जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस की समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपकी, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए इसको समझने में। अब जल्दी जल्दी हम सेंटेंस बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, ठीक है ना। ये लिख दिया आपने, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ। पहला मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा विद्यार्थी, राम से शुरू करते, बेसिक बेसिक सेंटेंस जानते हैं, और लास्ट में जब लास्ट क्लास होगी ना उस लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको सारे के सारे जो सेंटेंस है सभी टेंसेज के वो मिक्स एक क्लास रख लेंगे, और उस क्लास के अंदर सारे के सारे जो इंग्लिश के ओवरऑल 12 टेंसेज है उसके हम कम से कम 40 या 50 ऐसे सेंटेंस कवर करेंगे। कुछ इंग्लिश से हिंदी में बनाएंगे और बहुत सारे ज्यादातर हम क्या करेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उस क्लास को लास्ट वाली क्लास में आप जुड़े रहना, तब तक आपको बने रहना। फिर टेंस के बारे में आपको किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होगी। प्रत्येक वीडियो रोज देखना, यदि बीच में से जाओगे तो जो पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ वो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो राम पुस्तक पढ़ चुका है, जल्दी कीजिए। अब आपको इसमें घबराहट की जरूरत नहीं। चुका या चुकी है कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज हैव। राम सब्जेक्ट शुरू में आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, ठीक है ना। हैज आएगी, इसके नेगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा। मैन वर्ब की रीड की क्या हो जाएगी, रीड ही हो जाएगी, ठीक है ना। तीनों सेम ही होती, बोलने में अलग होता बस। ए बुक, तो राम एक पुस्तक पढ़ चुका है, राम रीड ए बुक। राम पुस्तक पढ़ चुका है, राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका। इसके लिए आप क्या बनाओगे, तो राम विद्यार्थियों हैज, फिर नॉट रीड ए बुक, ठीक है ना। एक बार हिंदी लिख दे, फिर इसका राम पुस्तक पढ़ चुका है, इसका ये है। राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है तो राम हैज नॉट रीड ए बुक। क्या राम पुस्तक पढ़ चुका है, तो क्या कहोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैज राम रीड ए बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ चुका है? अब राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका है? तो वाई WH वर्ड का यूज करेंगे। वाई हैज राम रीड ए बुक। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ इसी समझ में आपको जरूर आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने ये कहा विद्यार्थियों की जो आपका पहला सेंटेंस है इनिशियल डाल देता हूँ। पहला सेंटेंस है राम पुस्तक पढ़ चुका है, तो इसके अंदर आपने ये देखा होगी राम सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये जो आपकी वर्ब है एज पढ़ चुका है, इससे हमने हेल्पिंग वर्ब है जो एज उठाई, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में तीसरे स्थान पर नॉट, इंटरोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, दूसरे वाले में WH वर्ड से शुरुआत। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है बाद में सब्जेक्ट आता है, जब WH वर्ड से शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब आके फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा 1 मिनट इसको नोट कीजिए, तब तक मैं क्लियर कर देता हूं। बस हो गया, 1 मिनट। ठीक है ना, बहुत अच्छे से रिमूव हटा देते हैं इसको। ठीक है, आया समझ में? बहुत अच्छे से आ गया। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज की क्लास केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम है, बस, फिर नहीं पढ़ेंगे इसको कभी, है ना। अब देखेंगे अगला सेंटेंस में लिखता हूं, नया पत्र लिख। सेंटेंस बहुत छोटे छोटे लिख चुकी है। और आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगी सब, आई रिक्वेस्टिंग यू, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए। आप इस टेंस को पढ़ने के बाद में इस टेंस के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उस ऐसे सेंटेंस आप खुद बनाइए और कॉपी प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो आपको कम से कम 4-5 सेंटेंस मुश्किल से करवा पाता हूँ, क्योंकि बेसिक समझाते हैं, फिर क्लास लेंथी हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस के साथ में रिवाइज करवा दूंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट का, सारे के सारे बेसिक टेंस का। ठीक है, जो भी टेंसेज का ओवरऑल 12 टेंसेज का जो बेसिक होगा वो लास्ट वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले विद्यार्थियों आप ये कीजिए कि आप जो सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट जान लिया, बेसिक जान लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट इतना ही बस है, के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका है, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुका, ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। फिर इसके बारे में वाक्य लगाइए अपना, नया पत्र लिख चुकी है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, नया हैज राइट, नहीं रिटर्न, नया हैज रिटर्न ए लेटर। नया एक पत्र लिख चुकी है, क्या हो जाएगा, नया हैज रिटर्न ए लेटर। अगला रिटर्न ए लेटर है ना, नया एक पत्र लिख चुकी है। अगला मैं कहता हूँ नया एक पत्र नहीं लिख चुकी है, तो नया हैज, तीसरे स्थान पर नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग, हैज के अकॉर्डिंग, रिटर्न ए लेटर। नया एक पत्र नहीं लिख चुकी है। अगला सेंटेंस, क्या नया एक पत्र लिख चुकी है, ठीक है ना, तो क्या आ जाओगे, सब एक पत्र लिखो या फिर पत्र लिखो, एक ही बात है, वैसे इस एक का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो अगला क्या हो जाएगा, क्या नया पत्र लिख चुकी है, क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैज नया रिटर्न, थर्ड फॉर्म वर्ब की किसकी, राइट की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, हैज नया रिटर्न ए लेटर। क्या नया एक पत्र लिख चुकी है और क्वेश्चन मार्क। अब मैं कहता हूं नया एक पत्र क्यों लिख चुकी है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए क्या बैठोगे, तो उसके लिए आप ऐसे बैठे, सबसे पहले वाई WH वर्ड का प्रयोग कर दो, वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वाई हैज नया रिटर्न ए लेटर। नया एक पत्र क्यों लिख चुकी है, आई समझ में बात। आपने सबसे पहले पॉजिटिव बनाया विद्यार्थियों, फिर नेगेटिव बनाया, ये पॉजिटिव, पीएस को शॉर्ट में बोलते पॉजिटिव, ये विद्यार्थियों नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव पहली टाइप, दूसरी टाइप। तो मेरे हिसाब से आपको इसलिए सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। एक सेंटेंस में आपको और बता देता हूं, ठीक है ना, लिख के जल्दी कीजिए। अगला सेंटेंस में लिखता हूं, मैं लिखता हूं, हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। ये सेंटेंस पॉजिटिव है,
आप इसको 3 बनाना आपका, ठीक है ना। हम मैच जीत चुके, सबसे पहले क्या हो जाएगा वी, और वी प्लूरल है विद्यार्थियों है, हमने कैसे पहचाना, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। बाकी हमें लिखने का तरीका आता है पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, इतना ही काम है। वी फिर हैव, और वी हैव के बाद में विन, वॉन, वन, वी हैव वॉन ए मैच, या वॉन कोई पर्टिकुलर मैच होगा, ठीक है, वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, जो मैच जीता होगा वो एक पर्टिकुलर होगा, निश्चित होगा, इसलिए आर्टिकल तो लगा दिया, वी हैव वॉन द मैच, हो गया। अगला, हम मैच नहीं जीत चुके हैं, तो वी हैव नॉट, बस कुछ नहीं करना, नॉट लगा देना, वी हैव नॉट वॉन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके हैं। अगला सेंटेंस, क्या हम मैच जीत चुके हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है क्या, हैव, और ये हैव किसके अकॉर्डिंग लगी विद्यार्थियों, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समझ में आई बात, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। ये डब्ल्यू छोटा लिख देना, हैव वी, उसके बाद में वॉन, हैव वी वॉन द मैच, क्या हम मैच जीत चुके हैं, और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव से बनाओ, तो हम मैच क्यों जीत चुके हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, why have we won, why have we won the match। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के अंदर अब जो बेसिक्स था हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो हमने पढ़ा, ठीक है ना। और आने वाली जो क्लासेज होगी, कल की क्लास के अंदर हम जो आपकी थोड़ी सी वो लंबी खींचेगी, क्योंकि उस क्लास के अंदर एक तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है सिंस और फॉर का, तो वो कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास के अंदर खत्म करेंगे। और उसके बाद में कल हम अगली क्लास आएगी, वो किस पर आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट आपका कॉन्टिन्यूस पर, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रेजेंट के 3 भाग पढ़ लिए, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप 12 के 12 भाग आपके माइंड में आराम से चप चुके हो गया, उसके बारे में बेसिक्स आपका पूरा कवर हो चुका। फिर हिंदी का कोई भी वाक्य और इंग्लिश की बुक ट्रांसलेशन करते समय आपको कोई भी प्रकार की परेशानी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो आप इस क्लास को अच्छे से कवर कीजिए। और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, और अगली क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे अब, और उसके बाद में हम पास्ट के भाग पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के भाग पढ़ेंगे। तो दिन प्रतिदिन एक एक बार को पढ़ते रहेंगे। अच्छे से आप इसके नोट्स बनाइए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए जय हिंद।